मेरा बेटा पागल था। उसकी शादी मैंने गरीब घर की लड़की से कर दी जो अनाथ थी। मैं उस लड़की का बहुत ध्यान रखती थी और बहुत प्यार से रखती, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरा बेटा रात भर उसे तंग करता है। मगर वह इतनी सीधी लड़की थी कि उफ तक ना करती। अब वह प्रेग्नेंट हो गई थी। मैं उसे दरवाज़ा बंद करके अपने पास सुलाने लगी। एक रात मेरी आँख खुली तो मुझे बहू कहीं नज़र नहीं आई। मैं भागती हुई बेटे के कमरे में गई तो मेरे होश उड़ गए, यह देखकर कि यह कदम मैंने बड़ी मजबूरी में उठाया था। मैंने तो कभी भी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। मैं अपने घर में सुकून की ज़िंदगी गुजार रही थी, मगर मेरी बड़ी बहू ने तो मुझे एक ऐसी बात बता दी कि मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। वो अपनी 4 साल की बेटी का हाथ पकड़कर बड़े गुस्से से मेरे कमरे में आई थी। वह अपनी तीखी नज़रों से मुझे देख रही थी और बोली, आज आ जाएं मेरा पति। मैं उनसे कह दूंगी कि हम ये घर छोड़कर चले जाते हैं। मुझे नहीं रहना इस घर में जहाँ आपका पागल बेटा रहता है। मैं बोली, क्या हो गया विनीता? आज से पहले तो तुमने कभी ऐसी बात नहीं की थी। वो कहने लगी, पूछिए मेरी 4 साल की बेटी से। इसका पागल चाचा उसे क्या कह रहा था। गुड़िया ने मुझे जो बात बताई उसे सुनकर मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं उससे बोली, भगवान के वास्ते विनीता, यह घर छोड़कर मत जाना। मैं रोहित के लिए कोई व्यवस्था कर दूंगी। एक माँ से उसके बच्चों को दूर मत करो। वह तो पहले ही अपने होश में नहीं है, और अगर तुम विक्रम को लेकर चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली रह जाऊंगी। देखो विनीता, तुम फिर प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे घर में औलाद आने वाली है। भगवान न करे कभी तुम्हारे घर रोहित जैसा बच्चा पैदा हो। तुम कभी इस तकलीफ से ना गुजरो जिसे मैं सुबह शाम बर्दाश्त करती हूँ। मेरी बात सुनकर विनीता डर गई थी। उसने कहा, ठीक है, मैं आखिरी मौका दे देती हूँ, लेकिन अब जो भी करना है जल्दी कीजिए, नहीं तो मैं यह घर छोड़कर चली जाऊँगी। मुझे थोड़ी सी मोहलत मिल गई थी। अब मैंने यह सोच लिया था कि रोहित वाले मामले से कैसे निपटा जाए। मैं सारी रात सोचती रही थी और इस सारी परेशानी का सिर्फ यही हल निकला था कि मुझे रोहित की शादी कर देनी चाहिए। मगर मैं उसके लिए पत्नी कहाँ से ढूंढ कर लाती? एक पागल लड़के को अपनी बेटी कौन देता भला? सुबह जब मैं कमरे से निकली तो विनीता मुंह फुलाए बैठी थी। मैं आगे बढ़ी और बोली, क्या बात है विनीता, क्या हुआ? वह बोली, आपने रोहित का क्या सोचा है? मैं उसके पास जाकर बैठ गई और बोली, तुम क्या चाहती हो, क्या करना चाहिए? विनीता कहने लगी, अच्छा तो यही है कि उसे पागल खाने भेज दिया जाए। घर में छोटी बच्ची है, फिर दूसरा बच्चा भी आने वाला है। ऐसे में एक पागल के साथ रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, तुम चिंता ना करो, मैंने रोहित का सोच लिया है। मैं उसे कभी भी पागल खाने नहीं भेजूंगी। अगर रोहित के ठीक होने के चांसेस होते तो मैं कड़वा घूंट भी पी लेती, मगर डॉक्टर ने कहा है कि उसकी बीमारी कभी भी नहीं जाएगी। तो फिर मैं अपनी कोख से जन्मे बच्चे को खुद से कैसे दूर भेज दूं? मैं अपनी रोहित की शादी करूंगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू ताली पीटकर हंसने लगी थी। वह बोली, लो कर लो बात, एक पागल से कौन करेगा शादी? मुझे उसके स्वर पसंद नहीं आए थे। मैं बोली, मेरा पति करोड़ों की जायदाद छोड़ कर गया है अपने बच्चों के लिए। अगर रोहित से कोई लड़की शादी नहीं करेगी तो मैं उसके लिए पत्नी खरीद कर ले आऊँगी। मेरी बात सुनकर मेरी बहू खामोश हो गई थी। मैं सब कुछ समझती थी कि विनीता यह सब क्यों कर रही है। वह सिर्फ यह चाहती थी कि रोहित को जल्द से जल्द रास्ते से हटाकर वह सारी जायदाद अपने पति के नाम करवा ले और फिर सारी जायदाद बेचकर देश छोड़कर लंदन शिफ्ट हो जाए। वह जब से मेरे घर में ब्याह कर आई थी, उसने एक ही रट लगाई हुई थी कि विक्रम, हम लंदन शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन वह मानता नहीं था। एक तो रोहित बीमार था, दूसरा मैं भी थी। अब वह सारी जायदाद बेचकर तो जा नहीं सकता था। दोनों भाई बराबर के जायदाद के उत्तराधिकारी थे।
विनीता चाहती थी कि रोहित पागल खाने चले जाए और फिर सब कुछ उसके पति के हाथ लग जाए। खैर, अब मैंने यह भी सोच लिया था कि मैं किसी तरह भी विनीता को उसके प्लान में सफल नहीं होने दूंगी। इसलिए मैंने सोचा था कि रोहित की शादी कर दूंगी। चलो, किसी गरीब लड़की का भला ही हो जाएगा। जिस जायदाद पर इस बदतमीज विनीता ने ऐश करना चाहती है, क्यों ना किसी गरीब घर की लड़की आकर कुछ दिन आराम की ज़िंदगी बसर कर लेगी। इस मामले में मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। खैर, मैंने अपनी काम वाली से कह दिया था कि मुझे किसी गरीब घर की लड़की चाहिए। मैं रोहित की शादी करना चाहती हूँ। मेरी नौकरानी भी हैरान हो गई। वह कहने लगी, दीदी आपको क्या हुआ है? आपको तो पता है कि रोहित साहब ठीक नहीं है, तो फिर उनसे शादी कौन करेगा? मैं बोली, मुझे पता है कि गरीबी बहुत बुरी चीज़ होती है। गरीबी तो अपने बच्चों को बेचने तक मजबूर कर देती है। तुम बस ऐसा करो कि अपने जानने वालों के घरों में यह बात पहुंचा दो कि मालकिन का बेटा पागल है, जिसकी वह शादी करना चाहती हैं। उसने हामी भर ली थी। 3-4 दिन गुजरे थे कि मेरी नौकरानी मेरे पास आकर बैठ गई। वह कहने लगी, दीदी आप तो बड़ी दूरदर्शी निकली। मैं बोली, वह कैसे? तो नौकरानी ने बताया कि उसकी एक पड़ोसन है, अब वो अपनी बेटी की शादी करना चाहती है। मैंने उसे बताया कि मालकिन का बेटा पागल है, तो कहने लगी, मुझे मंजूर है। कम से कम मेरी बेटी को 2 टाइम की सुकून की रोटी तो मिलेगी। यहाँ तो सुबह शाम अपने भाइयों के जूते साफ करती है और अपनी भाभियों के ताने सुनती है, तब कहीं जाकर उसको रोटी मिलती है। मैं यह बात सुनकर उस बच्ची के लिए परेशान हो गई थी। मैंने कहा, ठीक है, तुम मुझे आज शाम उनके घर ले चलो। नौकरानी ने पहले ही लड़की वालों को खबर कर दी थी। शाम के समय में घर में किसी को बताए बगैर नौकरानी के साथ मैं निकल गई थी। हम दोनों लड़की के घर गए थे। मैं तो यह देखकर सोच में पड़ गई थी कि इस तरह की तंग जगह पर कैसे लोग गुजारा करते हैं। छोटा सा घर था जिसमें 1 छोटे 3 बड़े कमरे थे। मुझे भी एक कमरे में ले जाकर बिठा दिया गया था। मैंने लड़की की माँ से बातचीत करना शुरू किया कि मेरा बच्चा ठीक नहीं है, मुझे उसके लिए पत्नी की तलाश है। हमारे घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, दौलत आराम सब कुछ मिलेगा। आपकी बेटी को और मेरे बेटे को कोई साथी मिल जाए तो मुझे भी सुकून मिल जाएगा कि मेरा बच्चा इस दुनिया में अकेला नहीं है। उस औरत की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, मैं आपकी बात को अच्छी तरह समझती हूँ। औलाद के दुख और तकलीफ से बड़ा कोई दुख नहीं होता। मैंने कहा, आप अपनी बेटी को लेकर अब आएं। जब रजनी को मेरे सामने लाया गया तो मैं यह देखकर हैरान रह गई थी कि वह बहुत सुंदर थी। उसकी उम्र भी कम थी, यही कोई 19-20 साल की होगी। उसके चेहरे से मासूमियत टपकती थी। वह मेरे पास आकर बैठ गई। उसकी नज़रें झुकी हुई थी। वो थोड़ी देर मेरे पास बैठी और फिर उठकर चली गई थी। फिर रजनी के दोनों भाई आकर बैठ गए थे। वह कहने लगे, आप हमारी बहन का रिश्ता मांगने आई हैं। मैंने सब कुछ सच सच बता दिया कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर कमज़ोर है। तो वह कहने लगे कि ठीक है, हमारी बहन कम उम्र है और सुंदर भी है। हम ऐसे कैसे आपकी पागल बेटी से अपनी बहन का रिश्ता दे दें। मैं उनकी बात सुनकर हैरान हुई थी और बोली, क्या आपकी मर्जी नहीं है? तो रजनी का बड़ा भाई कहने लगा, मैं अभी बाहर गली से गुजर कर आया हूँ। बाहर आपकी बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, जिससे आपकी हैसियत का बखूबी पता चलता है। तो क्या आप लोग मेरी प्यारी सी बहन को यूं ही ले जाएंगे? मैं बोली, आपको क्या चाहिए? रजनी का छोटा भाई बोला, आप हर महीने हमें कुछ रुपए दे दिया करें, क्योंकि मम्मी बीमार रहती हैं और हम दोनों भाई भी कोई खास कमाते नहीं हैं। चलो, मम्मी के लिए दवाई हो जाया करेगी। मैं बोली, हाँ जी, बताएं कितनी रकम चाहिए? तो रजनी का बड़ा भाई कहने लगा, हर महीने 50,000 दिया करें। इसके अलावा रजनी के नाम पर एक गाड़ी और एक घर भी हो तो अच्छा है। घर रजनी का होगा, मगर उसमें हम रहेंगे। मैंने उनकी सारी बातें मान ली थी। मैंने कहा, मुझे हर बात मंजूर है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइएगा। और दोनों भाई हैरान रह गए थे।
फिर एक दूसरे की तरफ देखकर कहने लगे कि अगर आप हमें किसी फैक्ट्री में अच्छी सी नौकरी दिलवा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैंने कहा ठीक है, आपका यह काम भी हो जाएगा। मैं अगले इतवार को आकर अपनी बहू को ले जाऊंगी। और दोनों बहुत खुश हो गए थे। उनके चेहरे से ऐसा लगता था जैसे उनकी लॉटरी लग गई हो। उन दोनों के जाने के बाद रजनी की माँ कहने लगी, बहन माफ़ कर दीजिएगा, मुझे तो किसी तरह की कोई लालच नहीं है, मगर यह मेरे बेटे हैं, इनको तो मेरी बेटी सोने की मुर्गी लगती है। अगर इनके पास रहे तो सोने के अंडे दे और अगर बाहर चली जाए तो सोने के भाव बेच दिया जाए। यहाँ घर में तो उससे अपनी पत्नियों के काम करवाते थे, अब जब बहन चली जाएगी तो उसके पैसे खाएंगे। उन दोनों ने तो रजनी को बेच ही दिया है। ऐसा दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, आप निश्चिंत रहें, मुझे पता है कि अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। रजनी की माँ यह सुनकर खामोश हो गई थी। मैंने घर जाकर विक्रम को बताया कि मैं रोहित की शादी करने जा रही हूँ, तो वो भी हैरान रह गया था और बोला, मम्मी आप क्या कर रही हैं? तो मैंने कहा कि लड़की की माँ रिश्ता के लिए मान भी गई है। लड़की बहुत प्यारी है और कम उम्र भी है, रोहित को खुश रखेगी। तो विक्रम कहने लगा, मम्मी वो लड़की तो रोहित को खुश रखेगी, मगर लड़की का क्या होगा? क्या उसको रोहित खुश रख पाएगा? यह वही सवाल था जिससे मैं बहुत डरती थी। मैं खामोश हो गई और उठकर अपने कमरे में आ गई। मुझे नहीं पता था कि शादी का अंजाम क्या होगा, लेकिन लड़की का मासूम चेहरा देखकर मैं जान गई थी कि सब कुछ अच्छा ही होगा। सिंपल सी शादी हुई और मैं रजनी को विदा करा के अपने घर ले आई थी। वह बड़ी खामोश सी लड़की थी, नज़र झुकाकर बैठी थी। मैं उसको रोहित के कमरे में छोड़कर जाने लगी तो उसने डरती हुई नज़रों से मुझे देखा था और कहा, आंटी मेरे साथ कुछ बुरा तो नहीं होगा? उसके सवाल पर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने उसका हाथ थाम लिया और कहा, नहीं कुछ बुरा नहीं होगा, क्योंकि मैं रोहित को जानती थी, वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। मैं अपने कमरे में आ गई और सारी रात आंखों ही आंखों में बीत गई। सुबह मैं उठकर रोहित के कमरे में गई तो यह देखकर हैरान रह गई थी कि नई दुल्हन का चेहरा लाल था। मैं बोली, यह सब क्या है रजनी? तो उसने रोते हुए रोहित की तरफ इशारा कर दिया था। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैंने उसको दिलासा दिया और कहा, चिंता ना करो, रोहित ठीक हो जाएगा। मेरा रोहित ऐसा नहीं है। उस लड़की ने सर हिला दिया था। फिर वह किचन में चली गई और घर भर के लिए नाश्ता बनाने लगी। मैंने उसको रोक लिया। मैंने कहा, यह काम तुम्हारे करने का नहीं है, घर में नौकरानी है, वही यह सब काम करेगी, तुम बस आराम करोगी और खाओगी पियोगी। रजनी मुस्कुरा दी थी। अभी घंटा भर ही गुजरा था कि रजनी की दोनों भाभियां हाथों में नाश्ते के डिब्बे पकड़कर हमारे घर में खड़ी थी। वह बड़ी हसरत से घर को चारों तरफ से देख रही थी। मैं तो घबरा गई थी कि अगर उन्होंने रजनी के चेहरे की तरफ देख लिया तो हंगामा खड़ा कर देंगी। मगर हैरत तो मुझे तब हुई थी जब उन्होंने एक बार भी रजनी से उसके चेहरे के बारे में नहीं पूछा था। उन्हें तो बस अपना ही लालच खाया जा रहा था। बड़ी भाभी रजनी के कान में घुसकर कहने लगी, तुम्हारी सास हमें नाश्ता लाने पर क्या तोहफा देंगी? मैं सब बातें सुन चुकी थी, मगर मैंने यही जाहिर किया कि मैं कुछ भी नहीं सुन पाई। खैर वो दोनों जाने लगी तो मैंने लिफाफे में कुछ पैसे रखकर उन्हें दे दिए। मुझे पता था वह इसी में बहुत खुश हो जाएंगी। मेरी बहू विनीता मुझसे कहने लगी, आंटी आपको मैंने कहा था ना कि रोहित की शादी ना करें, अब रोज़ इस लड़की का यही हाल हुआ करेगा। विक्रम भी बोल रहा था कि मम्मी आपने रोहित की शादी करके अच्छा नहीं किया। तब भी रजनी बोली, आप दोनों मेरे पति के बारे में ऐसा मत कहिए, वह जैसा भी है मेरा पति है। मैं अपनी सारी ज़िंदगी उसी के साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। यह बात सुनकर जहाँ वह दोनों दंग रह गए थे वहाँ मैं भी हैरान रह गई थी। अब तो यह रोज़ का ही रूटीन बन गया था। हर सुबह जब मैं कमरे से बाहर आती तो
उसके चेहरे पर रात की तकलीफ साफ दिखाई देती थी। मैंने एक दो बार रोहित को समझाने की कोशिश की थी। मैंने उससे कहा था कि अगर तुम अपनी पत्नी को मारोगे तो वह घर छोड़कर चली जाएगी, तुम फिर से अकेले रह जाओगे। तो रोहित बहुत गुस्से में आ जाता। वह चीज़ें उठा उठा कर पटकने लगता था और कहता था कि कोई उसको नहीं लेकर जा सकता। मैं रोहित से कहती कि वो तुम्हारे गुस्से से डर कर भाग जाएगी, तुम्हारी पत्नी। तो रोहित कानों को हाथ लगाकर सॉरी सॉरी करता, मगर उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई बदलाव नहीं आ रहा था। मुझे इस बात का डर था कि कहीं रजनी घर छोड़कर चली ना जाए। इसलिए जब जब रोहित रजनी पर हाथ उठाता, मैं उसके घर वालों के लिए भारी भरकम तोहफा भिजवा देती थी। कभी फ्रीजर दे दिया तो कभी टीवी दे दिया, यहाँ तक कि मैंने उनके घर में एसी तक लगवा दिया था। यह सब मैं इसलिए कर रही थी कि अगर रजनी अपने घर वापस जाना भी चाहे तो उसकी लालची भाभी उसे मेरे पास ही रहने पर मजबूर कर दें। रजनी खामोश रहती थी, लेकिन वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। एक दिन उसकी तबीयत खराब हुई तो मैं उसके पास जाकर बैठ गई। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ रजनी? तो वो फूट फूट कर रोने लगी थी और कहने लगी, आंटी मेरी तबीयत कुछ दिनों से ख़राब है। मैं आपको बता नहीं पाती थी कि कहीं आप यह ना कह दें कि इसके घर वालों ने बीमार लड़की हमारे पल्ले डाल दी है। लेकिन कुछ दिनों से मुझे उल्टियाँ आ रही है और चक्कर आ रहे हैं। रजनी की बात सुनकर मुझे कुछ शक हुआ था। मैं बोली, रोहित तुम्हारे पास कभी आया था क्या? तो उसने इस बात पर सर हाँ में हिला दिया। मैंने कहा, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, लगता है कि तुम पेट से हो। मैं रजनी को डॉक्टर के पास लेकर जाने लगी तो वह बोली, आंटी मैं अपनी भाभीयों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहती हूँ। मेरी भाभी हमेशा एक बहुत अच्छी डॉक्टर के पास जाती हैं और मैंने सोचा था कि जब कभी मुझे कोई ऐसी खबर मिलेगी तो मैं उसी डॉक्टर के पास जाऊंगी। तो मैं मुस्कुरा कर बोली, मैं तो तुम्हें तुम्हारी भाभीयों से भी ज़्यादा अच्छे डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी, इस बात की तुम चिंता ना करो। तो मेरी बात सुनकर रजनी की आंखों में आंसू आ गए थे। वह कहने लगी, आंटी यह मेरी छोटी सी इच्छा है, अगर आप मान लेंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। मैंने सोचा कि बच्ची की इच्छा पूरी कर देती हूँ तो क्या हो जाएगा, क्या पता भगवान की मुझ पर कृपा हो जाए और सच में खुशखबरी मुझे मिले कि मेरी बहू हमारे घर का वारिस देने वाली है। मैं रजनी को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने इस खबर को कंफर्म कर दिया। वह कहने लगा कि यह बात सच है कि रजनी प्रेग्नेंट है। फिर तो यह हुआ था कि मेरी ज़िंदगी ही बदल गई थी। मेरी खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। मैंने अपनी बहू का माथा चूमा था। मैं बोली, रजनी तुम बहुत भाग्य वाली हो, तुम मेरे घर का वारिस पैदा करने वाली हो। अब रोहित के हिस्से की सारी जायदाद मैं अपने वारिस के नाम कर दूंगी। मैं किसी ऐसे इंसान को अपने बेटे के हिस्से पर ऐश नहीं करने दूंगी जो उसे पागलखाने भिजवाना चाहता है। रजनी ने सिर हिला दिया था। उसने अपने मुंह से कोई शब्द नहीं कहा था। मेरी बहू को तो ना पैसों का लालच था और ना ही जायदाद का। वह तो बड़ी सीधी सादी लड़की थी। यह तो उसके घर वाले थे जो उसे ऐसा करवा रहे थे। रजनी को इस दुनिया में सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के साथ लगाव था, मगर रोहित अब भी उस पर हाथ उठाता था। मैं इस बात को लेकर बड़ी परेशान रहती थी कि कहीं बच्चे को कुछ हो ना जाए। इसका हल मैंने यही निकाला था कि मैं रजनी को अपने कमरे में अपने पास सुलाऊंगी। रजनी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछ लिए और बोली, कुछ नहीं मम्मी जी। मैंने जब बार बार पूछा तो रजनी बोली, विनीता भाभी मुझे कह रही थी कि तुम अपने बच्चे को गिरा दो, पागल आदमी का बच्चा भी पागल होगा। इतना कहकर रजनी फूट फूट कर रो दी और मेरे गले लग गई थी। मैं बोली, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम चिंता ना करो। विनीता तुमसे तो जलती है क्योंकि उससे पहले तुम घर का वारिस पैदा करने जा रही हो। मैंने रजनी को बहुत दिलासे दिए थे, मगर मेरा अपना दिल बेचैन हो गया था। अब मुझे
विनीता से बहुत खतरा महसूस होता था। यही डर लगा रहता था कि विनीता रजनी के बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। मैंने घर में हुक्म दे दिया था कि विनीता के सामने रजनी का खाना भी नहीं बनेगा। छुप छुपा कर खाना रजनी के कमरे में भेज दिया जाएगा। मगर फिर भी मेरे दिल को सुकून नहीं आ रहा था। मैंने इसका यह हल निकाला कि मैं रोहित की सारी जायदाद पहले से ही रजनी के नाम कर देती हूँ। विनीता तो इसलिए रजनी के बच्चे के पीछे पड़ी हुई थी, ना कि अगर वारिस पैदा हो गया तो जायदाद उसके हाथ से निकल जाएगी। मैंने पहले रोहित की जायदाद विनीता से कोसों दूर कर दी थी, ताकि अब उसका ध्यान बच्चे की तरफ ना जाए। मैंने वकील से यहाँ तक लिखवा दिया था कि अगर रजनी को कुछ हो गया तो यह जायदाद अनाथ आश्रम वालों को दे दी जाए। इस फैसले के बाद कहीं जाकर मैं संतुष्ट हुई थी। आज बहुत समय के बाद मुझे चैन की नींद आई थी। मैं खूब सोई थी, मगर रात की आखिरी पहर अचानक से मेरी आंख खुल गई थी। मैं उठ बैठी थी, मगर यह देखकर दंग रह गई कि रजनी तो अपने बिस्तर पर थी ही नहीं। मैं बड़ी घबरा गई कि रजनी कहाँ चली गई। मैं जल्दी से उठी और कमरे से बाहर निकल आई। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था, मगर हल्की सी रोशनी छत के ऊपर बने रोहित के कमरे से आ रही थी। मैं जल्दी से सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर दूसरी मंजिल पर आ गई थी। रोहित के कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला था। मैंने अंदर झांक कर देखा तो अंदर का दृश्य देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रजनी ऐसा भी कर सकती है। आज उसने बेशर्मी की सारी हदें पार कर दी थी। अब इस बात का अंदाज़ा तो मुझे अच्छे से हो गया था कि रजनी मेरे बच्चे के साथ बहुत गलत कर रही है। मैं उस समय अपनी बहू से कुछ भी ना कर सकी थी और अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मुझे नहीं पता था कि वापस आ जाने के बाद उन दोनों पति पत्नी के बीच क्या हुआ। सुबह होने से पहले रजनी कमरे में वापस आ चुकी थी, मगर मैं तो सोती रह गई थी। सुबह जब मैं सोकर उठी तो रजनी को बहुत उदास पाया था। उसका चेहरा लाल निशान से भरा पड़ा था। मैं बोली, रजनी, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? तो वह रोने लगी और बोली, आंटी, रात जब आप सो गई थी तब रोहित आपके कमरे में आया था। वह मुझसे कह रहा था कि मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हारे साथ ज़रूरी बात करनी है। मैं रोहित के साथ जब उसके कमरे में गई तो उसने मुझ पर हमला कर दिया। मैंने कहा, तुम क्यों गई थी उसके साथ? जब मैंने मना किया था तो वह बोली, आंटी, मैं रोहित की बात को टाल नहीं सकती। वह मेरे लिए बहुत प्यारा है। अगर हालात कुछ और होते तो मैं रजनी की बातें सुनकर उसकी बलाएं लेती, मगर अब मैं सारी सच्चाई जान चुकी थी। बस मैं सही समय आने पर ही सब कुछ खोलना चाहती थी। अभी मैं यह नहीं चाहती थी कि रजनी परेशान हो और मेरे होने वाले पोते की सेहत पर बुरा असर पड़े। हम सब ने मिलकर नाश्ता किया था। बातें करते करते ही मुझे नींद आने लगी थी और मैं उठकर अपने कमरे में आ गई थी। मैं ना जाने कितनी देर सोती रही थी। जब मेरी आँख खुली तो बाहर आने वाले शोर को सुनकर खुली थी। मैं बाहर निकली तो एक अजीब दृश्य मेरे सामने था। मेरा बेटा विक्रम मेरे सामने खड़ा चिल्ला रहा था, मम्मी, आपकी बहू हमारी अलमारी में रखे सारे गहने ले गई है। मैंने अपने सीने पर हाथ रखा और सोफे पर ढह गई थी। फिर बड़ी हिम्मत करके मैं रोहित के कमरे में गई। वहाँ टेबल पर तलाक का पेपर पड़ा था। नीचे कागज़ भी पड़ा था जिस पर लिखा था, आंटी, आप एक बहुत अच्छी औरत हैं, इसलिए आपको सब कुछ सच बताकर जा रही हूँ। आपने अपने पागल बेटे के साथ मेरी शादी करके बहुत जुर्म किया था मुझ पर। मैं तो किसी और से प्यार करती थी। मैं उसको कभी दिल से स्वीकार ही नहीं कर सकती थी। मेरे भाइयों ने मुझे बेच दिया, मगर मैं अपनी सारी उम्र ऐसे तो नहीं बिता सकती थी ना। मेरे आशिक अमित ने मुझसे कहा था कि तुम सब कुछ अपने नाम करवा लो, इस शादी का फ़ायदा उठाओ। फिर जैसे जैसे अमित मुझसे कहता गया वैसे वैसे मैं करती गई। उसने मुझे कहा था कि तुम अपने चेहरे पर मेकअप से ऐसा निशान बना लिया करो जैसे रोहित तुम पर अत्याचार करता हो। मैंने उसकी यह बात मान ली। यह चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद साबित हुई थी। आप मुझे और ज़्यादा प्यार करने लगी थी। खैर,
रोहित को तो मैंने शादी की पहली रात ही डरा दिया था और वो मुझसे दूर दूर रहता था। उसको तो इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि वह मुझसे बात कर ले। मैं प्रेग्नेंट भी नहीं हूँ। वह लेडी डॉक्टर जिसने मेरी प्रेगनेंसी बताया था, उसने भी मेरे कहने पर ही ऐसा किया था। आपने जायदाद मेरे नाम कर दी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं अमित के साथ एक सुकून की ज़िंदगी गुजार लूँगी। यह खत पढ़कर मैं कांपने लगी थी। मैंने कल रात को रजनी को रोहित के कमरे में देखा था। वह चेहरे पर मेकअप से निशान बना रही थी। मैं उसकी सच्चाई जान गई थी, मगर अपने पोते की वजह से खामोश हो गई थी। मगर पोता तो कहीं था ही नहीं, वह तो झूठ था। रजनी ने हम सबको बेवकूफ़ बनाया था। रोहित का हिस्सा तो रजनी ले उड़ी थी। अब मैं और रोहित विक्रम पर बोझ बन गए थे, मगर वह हम दोनों का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे कभी कुछ नहीं कहा था। उसने हम दोनों को सराखों पर बिठा रखा था। अब मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इतनी जल्दबाजी ना की होती तो एक लड़की से तो बेहतर था कि रोहित की जायदाद पर मेरा बेटा विक्रम ही ऐश करता।